राजवीर की रौबदार आवाज से तारा जी अपने पैरों पर बैठ गईं और रोने लगी। वो रोते हुए राजवीर से बोली, प्लीज प्लीज राजवीर, तुम ऐसे नहीं थे। मेरे बेटे को छोड़ दो। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने किया है। मैं मानती हूँ कि वो मैं ही थी जिसने सोनिया को मेहर के पास भेजा था। उसे मारने वाली भी मैं ही हूँ और मैंने ही मिशा को ब्लैकमेल किया। ये सब मैंने उस दिन का बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि तुमने मुझे मेरे ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। मेरे पति भी इस बात पर मुझसे गुस्सा थे, क्योंकि मेरी वजह से इतना नुकसान हुआ था। मगर फिर बाद में मैं इन सब का बदला तुमसे लेना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार में फूट डालनी चाहिए। तारा जी ने अपने किए हुए सारे कारनामों को कबूल कर लिया था। मेहर को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने भाई से लड़ गया, वो एक धोखेबाज थी। साथ ही वो उसकी जिंदगी में इसलिए आई क्योंकि वो उसे उसके परिवार से अलग करना चाहती थी, और कहीं न कहीं वो कामयाब भी हो गई। मेरे एकटक कभी राजवीर को तो कभी तारा को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अब कैसे रिएक्ट करे। जब राजवीर ने देखा कि तारा जी ने सारी सच्चाई कबूल कर ली, तो उसने उस गार्ड को इशारा किया और तारा के बेटे को छोड़ने के लिए बोल दिया। फिर राजवीर तारा को देखते हुए बोला, आंच पड़े तो कांच भी पिघलता है। उसी तरह जब बात अपनों पर आती है तो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अपने गुनाह कबूल कर ही लेता है। मैंने आपको पहले भी एक मौका दिया था और बाद में भी, लेकिन ये सब करके आपने अपने लिए ही खुद जेल के दरवाजे खोल लिए हैं। राजवीर ये बोलकर समर को देखते हुए बोला, पुलिस को कॉल करो और इन्हें अरेस्ट करवाओ एंड मेक श्योर कि ये बाहर ना आने पाए। ये बोलकर राजवीर उस विला से बाहर आ गया। बाहर निकलकर वो अपनी कार में बैठ गया। आज उसने रिश्तों का एक अलग ही रूप देखा। किस तरह से इंसान अपनी ईगो में आकर गलत राह पर चला जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। तारा जी के साथ भी यही हुआ। अपनी झूठी इज्जत का बदला लेने के लिए उन्होंने एक मासूम लड़की के जज्बात का फायदा उठाया और एक सच्चे लड़के के दिल को कुचल कर रख दिया। ये सभी अपराध ऐसे हैं जिसकी कोई माफी नहीं। इंसान अपने अहम में इतना अंधा हो जाता है कि अपनों के साथ भी गलत करने से पास नहीं आता है। एक तरफ राजवीर ने अपना काम कर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ इश्की और मिशा बैठे हुए थे। इश्की को थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, इस कारण वो लेट गई थी। तभी मिशा उसके पास आई। उन्होंने घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए किसी को उनकी कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था। वहीं थोड़ी देर में राजवीर की कार सिंघानिया हाउस में एंटर हुई और राजवीर कार से बाहर आकर सीधे घर में आ गया। इस वक्त लिविंग रूम पूरी तरह से खाली था, वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर राजवीर ऊपर आया तो उसे पता चला कि इस वक्त इश्की मिशा के रूम में ही है, पर उसे मिशा को भी ये बताना था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। राजवीर सीधा चलते हुए मिशा के रूम में आया तो उसने देखा कि मिशा बैठी हुई अपने फोन में कुछ देख रही है और इश्की उसके बगल में सो रही है। ये देख राजवीर अंदर आते हुए मिशा से बोला, ये कब से सो रही है? राजवीर की बात पर मिशा ने एक बार इश्की को देखा और फिर राजवीर से बोली, बस अभी थोड़ी देर पहले। फिर रुक कर राजवीर से बोली, भाई कुछ पता चला? हाँ, अब सब ठीक है। जिसने ये किया वो जेल में है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राजवीर ने मिशा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। राजवीर की इस बात पर मिशा की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से बोली, सच में भाई? ये सुनकर राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये सुनते ही मिशा जल्दी से उसके गले लग गई। मिशा की आवाज से इश्की, जो अभी अभी सोई थी, उसकी भी नींद खुल गई और राजवीर को देखते हुए बोली, राजवीर आप आ गए? क्या हुआ है, कुछ पता चला? इश्की की बात पर राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही मिशा बोल पड़ी, हाँ इश्की, उसका पता चल गया और अब वो जेल में है। ये सुनकर इश्की भी खुश हो गई और फिर राजवीर से पूछा, किसने किया ये? इश्की का सवाल सुनकर राजवीर उन्हें नहीं बताना चाह रहा था कि ये सब बुआ जी ने किया है, इसलिए राजवीर बोला, ये छोड़ो ना, अब सब ठीक है, आगे के बारे में सोचो अब। राजवीर को बात बदलता देख इश्की और मिशा दोनों ही समझ गए कि राजवीर नाम नहीं बताना चाहता है, इसलिए दोनों ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा।
मिशा फिर से राजवीर के गले लग गई। ये देख इश्की बोली, मैं भी। ये बोल वो भी आकर राजवीर के गले से लग गई। दोनों ही खुश थे और उन्हें खुश देखकर राजवीर भी सारी बातें भूलकर खुश हो गया। राजवीर मिशा और इश्की को वहीं छोड़कर अपने रूम में आ गया और बाथरूम में जाकर शार लेने लगा। साथ ही आज जो भी हुआ वो सब राजवीर के दिमाग में चल रहा था। राजवीर ने आते वक्त ही अर्णव को तारा के बारे में बता दिया था। राजवीर कभी अपने फैमिली मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ही परिवार में एक आस्तीन का सांप छिपा हुआ था। लोग कहते हैं कि जमीन पर चलने वाले सांप तो कभी कभी लोगों को छोड़ भी देते हैं, लेकिन आस्तीन में पलने वाले सांप किसी को नहीं छोड़ते। और आज राजवीर ने सब अपनी आंखों से देख लिया था। थोड़ी देर बाद राजवीर शार लेकर बाहर आया। उसने कैजुअल लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। राजवीर सोफे पर बैठ गया। तभी अचानक से उस रूम का गेट खुला और मिहिर अंदर आया। राजवीर मिहिर को देखते हुए बोला, क्या हुआ? मिहिर राजवीर के सामने अपने घुटने पर बैठ गया और अपने कान को पकड़कर बोला, आई एम सॉरी भाई। राजवीर ये देखकर मिहिर के सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें थोड़ी ना सच का पता था, उठो, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो। सभी ने तो बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने ही किसी की बात नहीं सुनी, मिहिर ने कहा। ये सुन राजवीर ने कहा, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो सारी सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगती है। फिर थोड़ी देर रुककर राजवीर बोला, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत दिन तुमने देवदास बनकर बिता लिए। राजवीर की बात पर मिहिर हंस पड़ा और राजवीर को गले लगा के जल्दी से चला गया। राजवीर उसकी इस हरकत पर हंस दिया। राजवीर ने पहले अपने चारों तरफ एक न दिखने वाली दीवार बना रखी थी, जिसकी वजह से कोई भी घर वाले राजवीर के पास आने से भी डरते थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि राजवीर का क्या मूड है। पर जब से इश्की उसकी जिंदगी में आई थी, राजवीर के लिए जैसे सब कुछ बदल सा गया था। राजवीर पहले भी अपने घर वालों की चिंता करता था, पर कभी किसी को पता नहीं चलने देता था, लेकिन इश्की के आने के बाद राजवीर अपने इमोशंस शो करने लगा था। शायद ये सब मिशा के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद हुआ हो, लेकिन राजवीर ये समझ चुका था कि उसके भाई बहन को उसकी जरूरत है। वो राजवीर से उसका प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राजवीर एक बड़े भाई की तरह उनसे प्यार करे और प्रोटेक्ट करे। राजवीर सोफे पर ही अपना काम करने लगा। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। इश्की और मिशा दोनों ही लिविंग रूम में आए तो दोनों ने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। किसी को वहां पर ना देख दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इश्की ने मिशा से कहा, क्या बात है मिशी, आज तो यहाँ कोई नहीं आया। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर मिशा ने एक मेड को पकड़कर पूछा, सभी कहाँ हैं? मेड बोली, मैम सभी किचन में हैं। किचन? इश्की और मिशा ने शॉक्ड होकर एक साथ कहा। फिर मिशा इश्की से बोली, सभी घर वाले एक साथ किचन में खाना बनाने क्यों गए? इश्की अपने मन में बोली, हाँ यार, आज तो मैं भी नहीं गई हूँ कि कोई मेरी हेल्प करने आए। मिशा बोली, चल देखते हैं आखिर क्या हो रहा है इस घर में। उसके बाद मिशा और इश्की दोनों ही किचन की तरफ चल पड़े और वहां जाकर देखा कि अर्णव, कोमल, दादी और रूही सभी एक साइड में खड़े होकर अंदर किसी को खाना बनाते हुए देख रही थी। सभी के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि उन्हें कोई शौक लगा है। पर जैसे ही मिशा और इश्की ने सामने उस इंसान को देखा जो खाना बना रहा था, तो वो दोनों भी शॉक्ड हो गए। दोनों एक साथ ही बोले, मिहिर। इश्की बोली, इसको कौन सा भूत चढ़ा है? फिर दोनों अंदर किचन में जाते हुए बोले, मिहिर, ये सब क्या है? तुम क्या कर रहे हो? मिहिर जवाब देते हुए बोला, लगता है तुम दोनों की आंखों में कोई प्रॉब्लम है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं खाना बना रहा हूँ। ये तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हें इश्की की तरह खाना बनाने का अटैक कब से आने लगा है? मिशा ने पूछा। मिशा के मुंह से सब सुनकर इश्की उसे घूर कर देखने लगी। वहीं अर्णव बोले, वही तो हम भी कब से जानना चाहते हैं कि इसे पागलपन के दौरे कब से पड़ने लगे हैं। अर्णव की बात पर मिहिर इरिटेट होते हुए बोला, डैड, मैं अपने घर में खाना नहीं बना सकता हूँ क्या? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? मेरा मन है कि आज मैं आप सभी को अपने हाथ का खाना खिलाऊं। रूही बोली, सच में? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे? रूही की बात पर मिशा और इश्की हंसने लगे। सभी से अपना मजाक उड़ता देखकर मिहिर गुस्से से सब्जी काटने लगा। तभी दादी जी बोली, बेटा आराम से, नहीं तो हाथ कट जाएगा।
दादी जी ये बोल ही रही थी कि तभी मेहर के हाथ में कट लग गया। ये देखकर कोमल आगे आकर उसे देखते हुए बोली, मेहर ये क्या है? देखा, अब चोट लग गई तुम्हें। मॉम चिल, थोड़ी सी चोट लगी है, अब मुझे काम करने दो। ये बोलकर मेहर अपने काम में लग गया। इश्की मेहर के पास जाकर बोली, मेहर तुम पागल हो गए हो? तुम्हें कब से खाना बनाने का भूत चढ़ा है? मेहर बोला, क्यों, सिर्फ तुम्हें ही भूत चढ़ता है क्या? वहीं मेहर फिर से अपने काम में लग गया। उसे ऐसे देखकर अर्नब बोले, चलिए सभी, ये पागल हो गया है, करने दो उसे पागलपन। ये बोलकर अर्नब वहां से चले गए और उनके पीछे कोमल और दादी भी निकल गईं। रूही, मिशा और इश्की को इस बात की खुशी थी कि मेहर ने मूव ऑन करने का सोच लिया है। तीनों ही इस बात से अनजान थे कि असल में क्या हुआ था। तीनों से खाना बनाने के लिए अकेले छोड़कर बाहर आ गए। बाहर आते हुए मिशा बोली, मुझे तो लगता था कि इस तरह का अटैक सिर्फ इश्की को ही आता है, और मैं कितनी गलत थी। इश्की चिढ़ते हुए बोली, अच्छा जी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दोनों को इस तरह से बहस करता हुआ देखकर रूही बोली, अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। और मिशा, तेरा फोन कब से बज रहा है, तो उसे उठा क्यों नहीं लेती है? रूही की बात से मिशा को ऐसा फील हुआ कि सच में उसका फोन बहुत देर से बज रहा था। मिशा ने कॉलर आईडी पर देखा तो पाया कि रेहान उसे कॉल कर रहा था। उसने करीब 5 बार उसे कॉल किया था, पर मिशा तो दूसरे ही काम में लगी हुई थी। रेहान के 5 मिस्ड कॉल देख उसने जल्दी से रेहान को कॉल किया। तभी सामने से रेहान बोला, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, कहाँ थी तुम? मिशा ने पूछा, वो मैं थोड़ी सी बिजी थी, शायद इसलिए कॉल का पता नहीं चला। तुम बताओ, तुम्हारा शो कैसा जा रहा है? रेहान बोला, सब अच्छा रहा, लेकिन पता है आज पूरे दिन तुमसे बात नहीं हो पाई। इस वजह से कई बार थोड़ा सा इरिटेट हो गया था और अपने बेचारे सेक्रेटरी पर चिल्ला भी दिया। रेहान की बात सुनकर मिशा को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि आज वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि एक बार भी उसने रेहान से बात नहीं की। ये सोचकर कि अगर रेहान के सामने वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई तो रेहान अपना इतना बड़ा शो छोड़कर उसके पास वापस आ जाएगा। क्या जवाब देगी मिशा रेहान को? क्या मिशा रेहान को बताए या नहीं?